स्टेट डायग्राम भी होता है, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग आज स्टेट के नाम्स डिस्कस कर लेते हैं और कहाँ पे क्या होते हैं। एक होता है न्यू, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ। एक होता है रेडी, एक होता है रन, फिर होता है टर्मिनेशन, फिर क्या होता है सस्पेंडेड रेडी, फिर क्या होता है ब्लॉक या फिर वेट, एक और क्या होता है सस्पेंडेड ब्लॉक या फिर सस्पेंडेड वेट, सस्पेंडेड ब्लॉक या सस्पेंडेड वेट। क्लियर? ये सारे आपके होते हैं स्टेट। क्या क्या होता है? न्यू होता है, रेडी होता है, रन होता है, टर्मिनेट होता है, टर्मिनेशन होता है, सस्पेंडेड रेडी, ब्लॉक वेट, सस्पेंडेड ब्लॉक वेट। ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस, ये सारे टर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये सारे टर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं? न्यू, फिर से हम एग्जांपल पहले यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ए डॉट सी था और ए डॉट, चलो इतना ब्रीफ से नहीं जाते हैं, ए डॉट आउट था जो कंपाइलर से पास होकर बना था। ये कहाँ पे स्टोर था? सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर? अब हम इसको सेलेक्ट किए, इस ए डॉट आउट फाइल को, कहाँ पे आएगी? सेकेंडरी मेमोरी में। जब हम इसको सेलेक्ट कर लिए एग्जीक्यूशन के लिए, वहाँ पे तो बहुत सारे हैं, हम ए डॉट आउट को किए उस पूल में से। ये ए डॉट आउट जब सेलेक्ट हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? ये न्यू स्टेट में। जब प्रोसेस सेलेक्ट हो गया तो न्यू, तो जनरली न्यू स्टेट कहाँ पर से सेलेक्ट हो जाता है? सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से इसको हम क्या कहेंगे? न्यू स्टेट बन गया, मतलब ये सेलेक्ट हो गया एग्जीक्यूशन फेज के लिए। उसके बाद आ जाता है रेडी। उसके बाद क्या आ जाता है? रेडी। जब यही सेकेंडरी मेमोरी से उठ के मेन मेमोरी में आ जाता है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? रेडी। ये ए डॉट आउट अब रेडी स्टेट में आ गया। ठीक है, तो न्यू स्टेट कब था? जब सेकेंडरी मेमोरी में था ए डॉट आउट, सेलेक्ट होके। सेकेंडरी मेमोरी में तो पहले से भी था, लेकिन जब सेलेक्ट हो गया रेडी में आने के लिए, तब से उसको हम कहेंगे कि न्यू स्टेट। जब मेन मेमोरी में आ गया तो उसको डिक्लेयर कर देंगे मेमोरी, मेन मेमोरी में आ गया तब उसको डिक्लेयर कर देंगे रेडी स्टेट में। अब जैसे ही रेडी स्टेट से रन में गया, उसको हम रन बोल देंगे, रनिंग में चला गया। टर्मिनेट कर गया, पूरा प्रोसेस करके टर्मिनेट हो गया। सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड रेडी क्या होता है? एक रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट आपका फुल है। सपोज करिए मैक्सिमम रेडी स्टेट का कैपेसिटी था 10। ठीक है, 10 प्रोसेस को अकॉम्प्लीट करने का मैक्सिमम रेडी स्टेट का कैपेसिटी था। अब उस 10 प्रोसेस को ठीक है, मैक्सिमम कितना था रेडी स्टेट में 10 करने का प्रोसेस को? इसी को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यही होता है कि रेडी स्टेट में कितना प्रोसेस एक टाइम पे मैक्सिमम रह सकता है। सपोज करिए 10 था मेरे पास रेडी स्टेट में प्रोसेस, एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया। अब उस 10 में से एक जगह तो हमको खाली करना पड़ेगा उस हायर प्रायोरिटी वाले को डालने के लिए। तो वो हायर प्रायोर जो हटेगा, जो प्रोसेस वहाँ से हटेगा रेडी स्टेट से, वो कहाँ चला जाएगा? सस्पेंडेड रेडी स्टेट। और सस्पेंडेड रेडी स्टेट कहाँ होता है आपका? सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे ही वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा हायर प्रायोरिटी वाला, ये सस्पेंडेड स्टेट से फिर रेडी स्टेट में आ जाएगा। क्लियर? ब्लॉक और वेट क्या होता है? ब्लॉक और वेट होता है कि आपका प्रोसेस है, रन कर रहा है, रन करते करते उसको इनपुट आउटपुट डिमांड आ गया। रन करते करते क्या आ गया? उसको इनपुट आउटपुट डिमांड आ गया। अब ये इनपुट आउटपुट डिमांड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कहीं तो जाएगा। तो ये भी मेन मेमोरी में रहता है, लेकिन सीपीयू को, रन स्टेट को, एग्जीक्यूशन स्टेट को खाली छोड़ देता है। सीपीयू आइडल हो जाता है फिर इस केस में। ठीक है, अब ये होता है सस्पेंडेड ब्लॉक या वेट स्टेट। सस्पेंडेड ब्लॉक या वेट स्टेट में क्या होता है? एक ब्लॉक स्टेट में पहले ही से था, उसको और पीछे, मतलब उसको और डिले कर देते हैं। कोई हायर प्रायोरिटी वाला आ गया, उसको ब्लॉक स्टेट चाहिए, ब्लॉक स्टेट खाली नहीं है, तो उसको किसी लोअर प्रायोरिटी वाले को निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ चला जाता है? सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में। सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट फिर आपका कहाँ होता है?
सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग क्या पढ़ लिए? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मैक्सिमम कैपेसिटी न्यू हो गया जो आया सेकेंडरी मेमोरी में जब सेलेक्ट हो गया रेडी के लिए आने के लिए, रेडी हो गया जब मेन मेमोरी में आ गया, रन जब रन कर रहा है सीपीयू टाइम, सीपीयू टाइम आईओ टाइम, दो टाइम होता है, जब रन कर सीपीयू टाइम है तो रनिंग में, जब आईओ टाइम में है तो ब्लॉक और वेट में। टर्मिनेट हम लोग को पता है, जब फुली एग्जीक्यूट कर लेगा सारा प्रोसेस तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल केस टू हैपन। नाउ सस्पेंडेड रेडी स्टेट, जब रेडी में कोई हायर प्रायोरिटी वाला आ जाता है, ब्लॉक, वेट और फिर सस्पेंडेड ब्लॉक। क्लियर? कौन कहाँ पे है? मेमोरी इमेजिन कर रहे हैं आप लोग कि कौन सा मेमोरी कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ये जब इमेजिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा इस चीज़ के बारे में तो फिर आपको ज़्यादा ट्रबल ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में नहीं होगा। बस आपको एक बार पूरा मेमोरी में क्लियर कर लेना है। फाइन, आपको एक बार पूरा मेमोरी में क्लियर कर लेना है कि ये मेरा इमेजिनेशन है, ये प्रोग्राम स्टेट। फाइन, चलिए let's skip it till here. Next class we will move further forward. We will discuss program state diagram and we will define scheduler. Then we will move towards CPU scheduling. We will define what is preemption, non-preemption. ठीक है, ये डायग्राम अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो फ्रेश माइंड में जब आप आओगे तो मैं बता दूँ। क्लियर है यहाँ तक? ये मेमोरी जब तक आप इमेजिन कर लीजिए क्लियरली कौन कहाँ जा रहा है, कौन कैसे आ रहा है, और वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसका भी आंसर मैं कल बताऊंगा। तब तक आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। क्लियर? फाइन, लेट्स एंड हियर। Up till now, in operating system, we discussed the process management. We were up with the process concept, and today we will be learning process operations. What are the operations performed by process? So, let's see what are the operations performed by process. In last class, we did understand that how did process changes its state. We learned what were the states of process: new, ready, run, terminate, suspended ready, block and wait, block or wait, and suspended block or wait. Today we will be moving with the operations of process. So what was the operation of the process? We can get the operations of the process with the state itself. What was the first operation performed by the process or performed on the process? What was the first operation performed on the process? It was brought in a new state. And how it was brought? From secondary memory to primary memory or main memory. Now, first thing what we did on the process was creation. First thing what we did on the process is creation of process. And how we created the process? We bought a process which was we took a program. कहाँ पे था वो प्रोग्राम? सेकेंडरी मेमोरी में था। उसको क्या किए हम लोग? सेलेक्ट किए और उसको कहाँ ट्रांसफर किए? मेन मेमोरी में। ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ प्रोसेस। ये पहला ऑपरेशन था जो प्रोसेस पे कंडक्ट हुआ। नेक्स्ट इज व्हाट? वी शेड्यूल द प्रोसेस। Next is what? We schedule the process. What is meaning of scheduling the process? In scheduling the process, suppose I have P1, P2 and P3. Now, what will be the way they will be entering in the execution phase? Whether first पहले P1 जाएगा, P2 जाएगा, P3 जाएगा, या फिर पहले P3 जाएगा, फिर P2 जाएगा, फिर P1 जाएगा। ये जो वे होता है शेड्यूल करने का प्रोसेस को टू द रनिंग स्टेट, फ्रॉम द रेडी स्टेट टू रन स्टेट, इसी को क्या कहते हैं? शेड्यूलिंग। ये प्रोसेस पे ऑपरेशन होता है सेकेंड, शेड्यूलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस के साथ क्या होता है? रन। प्रोसेस क्या करता है? रन और एग्जीक्यूट। रन में क्या होता है कि प्रोसेस का जो भी सीपीयू टाइम है, जितना हम लोग प्रोसेस का दो टाइम पढ़े थे। हम लोग प्रोसेस का दो टाइम पढ़े थे, अगर आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास में।
क्या क्या था वो? प्रोसेस, प्रोसेस का दो टाइम होता है, एक होता है सीपीयू और एक होता है इनपुट आउटपुट। फाइन, क्लियर है? तो जो टाइम सीपीयू में जाता है वो कहाँ पे हम लोग डालते हैं? रनिंग या एग्जीक्यूशन स्टेट में। जो सीपीयू टाइम होता है वो कहाँ पे फिनिश होता है प्रोसेस का? रन या एग्जीक्यूशन स्टेट में। तो रन या एग्जीक्यूशन स्टेट में हम ये टाइम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होता है प्रोसेस पे? हमने ये कर लिया, अब ये भी तो होगा, तो इसको कहते हैं ब्लॉक ऑपरेशन। ब्लॉक ऑपरेशन में क्या होता है? जो भी एक प्रोसेस का इनपुट आउटपुट डिमांड है, जो भी एक प्रोसेस का इनपुट आउटपुट डिमांड है, वो जो पूरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक। जो भी एक प्रोसेस का इनपुट आउटपुट डिमांड को पूरा हुआ वो कहाँ होता है? ब्लॉक में, ऑपरेशन में। जो रन में क्या होता है? सीपीयू डिमांड पूरा होता है। शेड्यूल में क्या होता है? प्रोसेस अरेंज होता है। क्रिएशन में क्या होता है? प्रोसेस आता है। अभी तक क्लियर सारा पॉइंट्स? फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। अब एक ऑपरेशन होता है रिज्यूम। रिज्यूम ऑपरेशन में क्या होता है? सपोज करिए आपका प्रोसेस था जिसको आपने आईओ बाउंड में भेजा, आईओ इनपुट आउटपुट डिमांड पूरा करने भेजा। अब ये इनपुट आउटपुट डिमांड करके ज़रूरी, देखिए ऐसा होता है, लेट मी अरे ये क्लियर रब कर देता हूँ मैं। सपोज करिए एक प्रोसेस का 10 इंस्ट्रक्शन है, I1, I2, I3, I4 एंड अप टिल I10। क्लियर? मैंने एक प्रोसेस भेजा, सपोज करिए ये P1 है, ये P1 है, ये गया, एग्जीक्यूट हुआ। पहला 3 कंडीशन क्या था? सीपीयू एग्जीक्यूशन था। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये सीपीयू एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा? ये सीपीयू एग्जीक्यूशन होगा आपका रन में या एग्जीक्यूशन फेज में। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ। फोर्थ जो मेरा डिमांड था, ये यहाँ पे आ गया हमको इनपुट आउटपुट डिमांड। अब हम लोग जानते हैं ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, तो जब तक फोर्थ नहीं होगा हम 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th पे नहीं जा सकते हैं। तो पहले हमको 4 का डिमांड पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रोसेस को कहाँ से? रन स्टेट से निकाल के कहाँ भेजेंगे? ब्लॉक स्टेट में भेजेंगे। क्लियर है? ब्लॉक स्टेट में भेजेंगे कि पहले ब्लॉक में जाके आप अपना इनपुट आउटपुट डिमांड पूरा कर लीजिए। जब इसका डिमांड पूरा हो जाएगा, क्या एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास I5, I6, I7, I10 तक अभी प्रोसेस का लाइंस का एग्जीक्यूशन बाकी है। तब फिर ये वापस आएगा कहाँ? रन स्टेट में। सीधा रन स्टेट में नहीं, पहले रेडी में जाएगा, फिर वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर इसको आना पड़ेगा किस में? रनिंग स्टेट में, बाकी इन सब का एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए, बाकी इन सब का एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए, और तब जाके हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये जो रिज्यूम ऑपरेशन है ये यही है। इनपुट आउटपुट जो ब्लॉक में जाके पूरा सेटिस्फाई हो गया था, उसको जो वापस लाए हैं रन स्टेट में, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिज्यूमिंग। इसी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? रिज्यूमिंग। क्लियर है यहाँ तक? फाइन, नेक्स्ट, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, नेक्स्ट ऑपरेशन होता है टर्मिनेट। टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस इज द बेस्ट पॉसिबल केस। बेस्ट पॉसिबल केस क्यों? क्योंकि जब टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टर्मिनेट कैसा एक ऑपरेशन है? बेस्ट पॉसिबल ऑपरेशन जो एक प्रोसेस पे हो सकता है वो क्या है? ये टर्मिनेट। जब पूरा रेडी ब्लॉक सब चीज़ सेटिस्फाई करके वापस ये अगर आईओ डिमांड था वापस आके भी ये पूरा जब कंप्लीट कर लेता है उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेट। तब ये बेस्ट पॉसिबल केस होता है। लास्ट ऑपरेशन जो होता है वो होता है सस्पेंड।
सस्पेंड। सस्पेंड जो ऑपरेशन होता है ये दो जगह पे होता है। पहला जगह कहाँ पे, एक होता है रेडी, रेडी स्टेट से हम सस्पेंड में डाल दिए, रेडी स्टेट से कहाँ डाल दिया हम, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट से कहाँ ट्रांसफर हुआ, सस्पेंडेड डेड रेडी स्टेट। ठीक है, रेडी स्टेट से कहाँ ट्रांसफर हो गया, सस्पेंडेड रेडी स्टेट। ये ट्रांसफर कब होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट का क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, याद है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन स्टे इन रेडी स्टेट एट ए टाइम। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन स्टे इन रेडी स्टेट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो सपोज कर लिए रेडी स्टेट में मेरे पास कितना प्रोसेस था, 10 प्रोसेस था, मान लिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस था, मेरे पास रेडी स्टेट में 10 प्रोसेस प्रेजेंट था। अब एक दूसरा प्रोसेस आया P11, P1 से 10 मेरे पास था, एक प्रोसेस आया P11 जिसका प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा था, जिसका प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा था। अब ये जब P11 आ गया तो अब P11 को तो रेडी स्टेट में आना पड़ेगा, और रेडी स्टेट में आने के लिए हमको एक जगह तो यहाँ पे खाली करना पड़ेगा। तो इस जो एक जगह को खाली करते हैं उसको कहाँ भेज देते हैं हम लोग, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में भेज देते हैं। क्लियर, ये हो गया एक ऑपरेशन ऑफ सस्पेंड। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सस्पेंड कहाँ पे होता है, ये हुआ एक ऑपरेशन ऑफ सस्पेंड। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सस्पेंड कहाँ पे होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सस्पेंड होता है ब्लॉक स्टेट में। जब एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिमांड पूरा करने के लिए ब्लॉक स्टेट में जाता है और वहाँ पे जाके फिर कोई हायर प्रायोरिटी वाला ब्लॉक स्टेट का डिमांड करता है, तो लोअर प्रायोरिटी वाला कहाँ जाता है, सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में। इसको भी, जब एक प्रोसेस P10 एग्जीक्यूशन के बाद इनपुट आउटपुट डिमांड पूरा करने के लिए कहाँ गया हुआ है, ब्लॉक या वेट स्टेट में, ब्लॉक या वेट स्टेट में, और फिर एक डिमांड आ जाता है मेरे पास P11 का इसी के लिए, और यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक स्टेट में जगह खाली नहीं है, तो ये क्या करेगा, कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा इस P10 को, सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, सस्पेंडेड ब्लॉक या वेट स्टेट में, और ये स्टेट किसको दे देगा, हायर प्रायोरिटी वाले को, P11। क्लियर, ये भी सस्पेंड का ऑपरेशन क्लियर है, फाइन। तो ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेस भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग ने ऑपरेशंस ऑफ ऑन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। अब एक जगह था हम लोग को, अब क्या पढ़ना है, स्टेट डायग्राम। स्टेट स्टेट डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि वो जितना स्टेट्स हम लोग पढ़े हैं वो कैसे कैसे कहाँ पे होता है। इसको पढ़ने से पहले प्रोसेस में दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं प्रोसेस के दो टाइप्स, प्रोसेस में कितने तरह के टाइप्स होते हैं, दो तरह के। क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस के दो एक कैसे होते हैं, प्रीएम्प्टिव,
दूसरे कैसे होते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव। एक होता है प्रीएम्प्टिव और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, इस दोनों में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग स्टेट डायग्राम के थ्रू देखते हैं, प्रीएम्प्शन और नॉन प्रीएम्प्शन। हम लोग के पास कितना स्टेट्स था? हम लोग के पास न्यू स्टेट था, रेडी स्टेट था, फिर क्या था, रन था, टर्मिनेशन था। ये बेस्ट था केस। एक आता है ब्लॉक, एक था सस्पेंडेड रेडी, एक था सस्पेंडेड ब्लॉक। सबको पहले हम लोग बना लेते हैं। एक क्या है, सबसे पहले कहाँ आएगा, न्यू में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, न्यू पे। न्यू से कहाँ जाएगा, रेडी में। रेडी से कहाँ जाएगा, ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आपको हमेशा याद नहीं रहेगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस डायग्राम से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। रन स्टेट में, रन के बाद कहाँ जाएगा, टर्मिनेट। क्लियर? ये कब हुआ, न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट। ऐसा प्रोसेस हो सकता है क्या कि जो इतने सारे स्टेट्स में ख़त्म कर दे? हम एक प्रोसेस भेजेंगे P1, क्या वो ऐसा प्रोसेस होगा कि इतने ही सारे स्टेट में कंप्लीट हो जाए? कब होगा, जब ये सिर्फ CPU टाइम के लिए एग्जीक्यूशन होगा, इसके अंदर कोई इसका इनपुट आउटपुट डिमांड नहीं होगा और सिर्फ स्टेट में कहाँ पे P1 रहेगा, तब ये प्रोसेस हम इस थ्रू इतने सही स्टेट डायग्राम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक केस था। अब क्या होता है, रन से कहाँ, या यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास सस्पेंडेड रेडी स्टेट। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सस्पेंडेड रेडी स्टेट। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इनपुट आउटपुट डिमांड आ गया तो ब्लॉक या फिर वेट। ये कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा आपका रेडी स्टेट। ये कहाँ जाएगा, फिर रेडी स्टेट में। ये सीधा उठ के रनिंग स्टेट में नहीं आ जाएगा, ये फिर जाएगा रेडी स्टेट में, फिर स्केड्यूल होगा तब आएगा रन स्टेट में। सिमिलरली जब और एक इसको डिमांड आ जाता है, और एक आ गया कि आपको और पीछे जाना है, तो ये कहाँ चला जाएगा, सस्पेंडेड ब्लॉक या वेट स्टेट में। सस्पेंडेड ब्लॉक या वेट स्टेट में, सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड ब्लॉक वेट। ठीक है, अब ये सस्पेंडेड ब्लॉक वेट किधर किधर जा सकता है, ये सस्पेंडेड ब्लॉक वेट वापस यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये सस्पेंडेड ब्लॉक वेट सीधा सस्पेंडेड रेडी में भी आ सकता है। क्लियर? ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए सबको। और ये किसका डायग्राम है, प्रीएम्प्टिव का है कि प्रीएम्प्शन का है कि इम्प्शन का है, नॉन प्रीएम्प्शन का है।
किसका है ये डायग्राम, और हम कब कहेंगे प्रीएम्पशन है और कब कहेंगे नॉन प्रीएम्पशन है वो अभी देखेंगे। जब रेडी स्टेट से रन स्टेट में चला जाता है एक बार और वापस नहीं आता है, मतलब जितना पूरा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है कंप्लीट करके ही निकलेगा, उसको वो क्या कहते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस। और अगर ये P1 है सपोज करिए, ये नॉन प्रीएम्पशन में गया रन स्टेट में, इसका रनिंग CPU टाइम था 5 नैनोसेकेंड, ये पूरा 5 नैनोसेकेंड इस रन स्टेट में स्पेंड करेगा तभी ये प्रोसेस निकलेगा। चाहे इसके लिए P2 आ जाए जो इससे हायर प्रायोरिटी भी क्यों नहीं है, तब भी ये नहीं निकलेगा। एक बार अंदर चला गया पूरा करके ही निकलेगा। फाइन, नेक्स्ट क्या है, प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन में क्या होता है, P2 का हायर प्रायोरिटी है, P2 का प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी है, P1 का लो प्रायोरिटी है। P1 चला गया रन स्टेट में, रन स्टेट में गए हुए 1 नैनोसेकेंड हुआ था और रेडी स्टेट में P2 आ गया। रन स्टेट में गए हुए P1 को 1 नैनोसेकेंड हुआ था, रेडी स्टेट में P2 आ गया। P2 जब भी आएगा P1 के रन स्टेट में जाने के बाद आएगा, क्योंकि दोनों अगर वहां पे रहता पहले ही रेडी स्टेट में तो हायर प्रायोरिटी P2 का था तो यहाँ पे P2 आ जाता। लेकिन P2 कब आया, जब P1 रन स्टेट में जा चुका है। रन स्टेट में गया, P1 1 नैनोसेकेंड टाइम स्पेंड किया है, P2 आया रेडी स्टेट में हाई प्रायोरिटी का, P1 को क्या बोलेगा, तुम रन स्टेट से निकलो, तुम रन स्टेट से निकलो, अब हम जाएंगे। चाहे तुम्हारा कंप्लीट हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, तुम रन स्टेट से बाहर आओ। ये जो हुआ यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस। क्लियर, या प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर है। तो अगर आपको स्टेट डायग्राम दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है कि रन स्टेट से वापस आने का कोई फोर्सफुली ऑप्शन है, तो वो कैसा है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। और अगर दिया हुआ है कि एक ऑप्शन है कि आप फोर्सफुली रन स्टेट से रेडी स्टेट में वापस ला सकते हैं, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, प्रीएम्प्टिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये फोर्सफुली ही निकाला, P1 आ गया था, P2 यहाँ है हायर प्रायोरिटी के बाद, तो ये क्या बोला, तुम निकलो बाहर। तो ये P1 को कैसे निकाला, फोर्सफुली बाहर निकाला है। क्लियर, पूरा स्टेट डायग्राम क्लियर है। ये स्टेट डायग्राम जब तक क्लियर नहीं होगा हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये स्टेट डायग्राम पहले आप लोग पूरा क्लियर करके समझ लीजिए। ओके, न्यू स्टेट में कब आया, फिर से हम लोग एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। पूरा स्टेट डायग्राम हम लास्ट एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग शेड्यूलर की तरफ जाएंगे। क्लियर, न्यू स्टेट में कब आया, प्रोग्राम था सेकेंडरी मेमोरी में, पिक किया कि आपको एग्जीक्यूट करना है, आप आ जाइए मेन मेमोरी में, वो जो पिक हुआ वहाँ पे क्या हो गया, न्यू स्टेट बन गया। रेडी स्टेट में कब आया, जब प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ गया था, तो उसको क्या कहते हैं, रेडी स्टेट। रन स्टेट में क्या कब हुआ, जब रेडी स्टेट से आके एग्जीक्यूशन करने गया रन स्टेट में अपना CPU टाइम का, उसको क्या कहते हैं, रन स्टेट। ब्लॉक एंड वेट कब हुआ, जब वही प्रोसेस रन स्टेट रन करते करते उसको IO डिमांड आ गया, वो उसको फुलफिल करने गया, कहाँ गया, ब्लॉक वेट में। फिर ब्लॉक वेट ये हो गया। अब ब्लॉक वेट से जब पहला पॉसिबल केस ले रहे हैं, ब्लॉक वेट से जब उसका IO डिमांड पूरा हो गया, वो फिर गया कहाँ, रेडी में। फिर रेडी में स्केड्यूल हुआ और वो रन में आ गया। फिर रन में हुआ, टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट नहीं भी कर सकता है, फिर IO डिमांड आ सकता है। तो ये एक साइकिल है। ये इसका बेस्ट पॉसिबल केस क्या है हर एक प्रोसेस का, कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। और सस्पेंडेड ब्लॉक और सस्पेंडेड रेडी तो क्लियर है। सस्पेंडेड रेडी कब, जब एक हायर प्रायोरिटी रेडी में तब आ जाएगा जब इसके पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग फुली सेटिस्फाइड है, तो उसको एक निकाल के सस्पेंडेड रेडी में करना पड़ेगा। सस्पेंडेड ब्लॉक कब, जब ब्लॉक में एक IO डिमांड पूरा करने गया था और कोई हायर प्रायोरिटी वाला आ गया ब्लॉक में और स्पेस नहीं है, तो एक को निकाल के कहाँ भेज देगा, सस्पेंडेड ब्लॉक में। सस्पेंडेड ब्लॉक में जो सस्पेंड हुआ था प्रोसेस, उसका IO डिमांड पूरा हो गया है, ब्लॉक स्टेट खाली नहीं है, कहाँ आ जाएगा वो, सस्पेंडेड रेडी स्टेट।
क्लियर? तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? कैन ए प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन ए सस्पेंडेड ब्लॉक वेट स्टेट satisfied its IO demand, but block state or wait state is yet captured by another process and there is no assumption to the process to transfer in block or wait state. Can the process be transferred to suspended ready state? ऑप्शन रहेगा yes और no. जब तक ये डायग्राम क्लियर नहीं होगा आपको ये नहीं पता चलेगा कि yes वो ट्रांसफर किया जा सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, ये हो गया आपका डायग्राम यहाँ पे खत्म, स्टेट डायग्राम. अब हम लोग शेड्यूलर देख लेते हैं. अब हम लोग क्या देख लेते हैं? शेड्यूलर. शेड्यूलर कितने तरह के होते हैं? शेड्यूलर कितने तरह के होते हैं? आई हैव टू मैच. अब हम लोग क्या देखना है? शेड्यूलर. शेड्यूलर कितने तरह के होते हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. नेक्स्ट क्या होता है? मिड टर्म शेड्यूलर. नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहां पे यूज होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वहां पे होता है जिस प्रोसेस का ज्यादा देर तक वो काम स्टे करता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही है जो आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिसाइड करता है. ठीक है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पे यूज़ होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पे यूज़ होता है? ये जो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. यहाँ पे कौन वर्क किया? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक बार प्रोसेस आ गया वो कुछ ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए यहीं पे रहेगा जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा. तो इसका जो डिसीजन था वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, आगे तक देख के होता है कि वहाँ पे हम प्रोसेस भेज रहे हैं वो कैसा प्रोसेस है. P1 है, P2 है, P3 है, P4 है. सपोज करिए सबका आईओ टाइम ज़्यादा है, सबका CPU टाइम 1 नैनोसेकेंड है, आईओ टाइम 15 नैनोसेकेंड है. ज़्यादा देर क्या हो जाएगा कि ये प्रोसेस मेरे रेडी स्टेट में आ गया तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हमारा ज़्यादा टाइम CPU आइडल स्टेट में रहेगा. क्यों? क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट टाइम 15 नैनोसेकेंड है, CPU टाइम हमारा 1 नैनोसेकेंड. क्लियर? ये होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. तो यहाँ पे शेड्यूल करने टाइम सोचना है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा CPU या थ्रूपुट ज़्यादा. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. पहले देखते हैं. नेक्स्ट है क्या? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ पे यूज़ होता है? ये जो आपका टाइम है यहाँ पे क्या होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. यहाँ पर जो रेडी स्टेट से प्रोसेस रन स्टेट में गया वो कौन भेजता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग करके भेजता है. क्यों? क्योंकि रेडी से रन में गया वो शॉर्ट टाइम के लिए जाता है, थोड़े देर के लिए अपना CPU टाइम पूरा करने के लिए जाता है. इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग का यहाँ पे यूज होता है. क्लियर? ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट होता है मिड टर्म शेड्यूलर. मिड टर्म शेड्यूलर कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे भी सस्पेंड का प्रोसेस होता है, जहाँ पे भी सस्पेंड का प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या यूज होता है? मिड टर्म शेड्यूलर. जहाँ पे भी सस्पेंड का प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या यूज होता है? मिड टर्म शेड्यूलर. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक पूरा स्टेट डायग्राम शेड्यूलर क्लियर है?
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पे यूज हुआ? जब न्यू से रेडी में लाना था, जो भी प्रोसेस शेड्यूल हुआ। रेडी से रन में क्या लगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और दोनों जगह सस्पेंडेड के जगह पे क्या लगा? मिड टर्म शेड्यूलर। क्लियर है यहाँ पे सबको? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। एक टर्म होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या टर्म है? ये एक टर्म है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या है ये टर्म? जब ये रेडी स्टेट से रन स्टेट में गया एक प्रोसेस, यहाँ पे जो भी प्रोसेस पहले था उसको कॉन्टेक्स्ट को पूरे स्विच करके नया प्रोसेस जो आता है उसको स्टोर करने को क्या कहते हैं? पूरा जो पहले एक प्रोसेस था, सपोज करिए P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, मेरे पास पीसीबी किसका था? P1 का था। अब आ गया, ये चला गया, इसका टर्मिनेशन हो गया। अब आया यहाँ पे P2 पूरे P1 के पीसीबी को जो खत्म करके फिर जो P2 आता है उसी को क्या कहते हैं? क्लियर? कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? शेड्यूलर हो गया, स्टेट्स हो गया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया। कोई डाउट? शैल वी मूव टुवर्ड ए क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से। क्लियर? ये डायग्राम क्लियर है तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, ये नहीं क्लियर है तो नहीं बनेगा। डायग्राम फिर से देख लो। न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट, सस्पेंडेड ब्लॉक, ब्लॉक वेट, सस्पेंडेड ब्लॉक एंड सस्पेंडेड रेडी। चलो एक क्वेश्चन है कि आपके पास ए नंबर ऑफ सीपीयू प्रोसेसर है। ए नंबर ऑफ सीपीयू प्रोसेसर है। क्लियर? एंड बी नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। क्लियर? क्वेश्चन देख लो। ए नंबर ऑफ सीपीयू प्रोसेसर्स है, प्रोसेसर्स, और बी नंबर ऑफ सीपीयू ऑफ प्रोसेस है। अब आपको बताना है एक टाइम पे रेडी स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या रह सकता है। एक टाइम पे रन स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा। एक टाइम पे ब्लॉक स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा। आपके पास कितना प्रोसेसर था? ए नंबर ऑफ प्रोसेसर। आपके पास प्रोसेस कितना है? बी। रेडी स्टेट में मिनिमम कितना रह सकता है? रेडी स्टेट में मिनिमम कितना रह सकता है? आई विल से 1। क्या सही है? एक रहेगा। ये सही है? ये गलत है। रेडी स्टेट में एट ए टाइम 0 प्रोसेस भी रह सकता है। मिनिमम 0। मैक्सिमम कितना रहेगा रेडी स्टेट में प्रोसेस? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन रेडी स्टेट? हो सकता है वो बी हो, कि रेडी स्टेट का डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा? बी होगा। वो सारे प्रोसेस को ये ले सकता है। हमको तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डी दिया जाता तो हम डी लिखते। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं मेंशन्ड है तो हम बेस्ट पॉसिबल केस मान के चलेंगे कि जितना नंबर ऑफ प्रोसेस है मेरे पास
सब रेडी स्टेट में एट ए टाइम पे रह सकता है। नेक्स्ट रन स्टेट। रन स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होगा? जब रेडी स्टेट में 0 रहेगा तो रन स्टेट में भी 0 रहेगा। रन स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या जा सकता है? रन स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे पास कितने हैं? ए। नंबर ऑफ प्रोसेसर हमारे पास ए है, तो एट ए टाइम रन स्टेट में कितने प्रोसेस रहेंगे? ए नंबर ऑफ प्रोसेस। अगेन ब्लॉक स्टेट में जब रेडी में 0 है, रन में 0 है, तो ब्लॉक में मिनिमम कितना जाएगा? 0। मैक्सिमम कितना जाएगा ब्लॉक स्टेट में? मैक्सिमम एट ए टाइम ब्लॉक स्टेट में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जितना प्रोसेस है, अगर m प्रोसेस है मेरे पास, अगर मेरे पास m प्रोसेस है तो वो सारा प्रोसेस, मेरे पास मैक्सिमम b प्रोसेस है तो वो सारा प्रोसेस कहाँ जाएगा? ब्लॉक स्टेट में जाएगा। ये मेरा वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे सब में मिनिमम क्या हो सकता है? 0। सब में मिनिमम क्या होगा? 0। मैक्सिमम क्या होगा? रेडी का नंबर ऑफ प्रोसेस, रन का क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, और ब्लॉक का क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस। अगेन क्लियर है? यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसेस के कंसेप्ट को कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस के कंसेप्ट को कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीपीयू स्केड्यूलिंग से स्टार्ट करेंगे। सीपीयू स्केड्यूलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जो हम लोग जान लेते हैं। प्रोसेस में दो तरह के टाइम बाउंड होते हैं, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। अगर प्रोसेस में ज़्यादा टाइम सीपीयू में बीत रहा है तो वो क्या है? सीपीयू बाउंड प्रोसेस। अगर ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट में बीत रहा है तो वो क्या है? इनपुट आउटपुट टाइम, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। क्लियर? अगर प्रोसेस का ज़्यादा टाइम सीपीयू में बीत रहा है उसको क्या कहते हैं? सीपीयू बाउंड प्रोसेस। अगर ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट में बीत रहा है उसको क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट प्रोसेस। प्रोसेस और सीपीयू शेड्यूलिंग के बीच में, सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बीच में हम लोग को कुछ की टर्म्स याद करने होंगे, जैसे अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस, टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस, कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस, वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द प्रोसेस। ये सारे की टर्म्स हम लोग को पहले स्केड्यूलिंग पे जाने से पहले, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये सारे की टर्म्स पढ़ने होंगे। क्लियर? तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अभी तक यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।